ओडिशा में प्रावनन मंदिर का पीएम मोदी ने किया दर्शन, साथ में राष्ट्रपति प्रोबोवो भी रहे मौजूद। पीएम ने कहा, इंडोनेशिया की हवा में संस्कृति की खुशबू। वाराणसी में शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का सीएम ने किया शुभारंभ। कहा, शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को मिलेगी सुविधा। देश के कई हिस्सों में यूपी के शिक्षकों की डिमांड। चढ़ावा चोरी के आरोपों में घिरे चंपत राय का एसआईटी को जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बिना मेरी जानकारी हुआ करा। यूपी के 2 जिलों में बुलडोजर कार्रवाई। आगरा और प्रयागराज में निर्माण ध्वस्त किया गया। पीडीए का अवैध कॉलोनी के खिलाफ बड़ा एक्शन। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन शुरू हुई बारिश। एनसीआर में कल तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट। 13 जुलाई तक हल्की बारिश का अनुमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर हैं। मंगलवार को वो जकार्ता पहुंचे थे। बुधवार को वो इंडोनेशिया के प्रावनन मंदिर पहुंचे। सदियों पुराने इस मंदिर को इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। ये योग्याकर्ता शहर से करीब 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। दरअसल भारत योग्याकर्ता में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रावनन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में इंडोनेशिया की मदद करने जा रहा है और इस परियोजना पर काम करने के लिए मंगलवार को दोनों देशों ने आशय पत्र एक्सचेंज किया। पीएम मोदी आज प्रावनन मंदिर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंगलवार को ये कहा था कि उनको बुधवार को योग्याकर्ता में राष्ट्रपति प्रोबोवो के साथ मिलकर प्रावनन मंदिर की संरक्षण परियोजना की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। 1000 साल से भी ज्यादा पुराना प्रावनन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का शाश्वत प्रतीक है। तो ऐतिहासिक धरोहर है प्रावनन मंदिर। जावा में योग्याकर्ता के पास स्थित है। ये भव्य मंदिर करीब 1000 साल पुराना मंदिर है। संजय राजवंश ने मंदिर बनवाया था और 1000 साल पुराना है ये मंदिर। तो आप इसका ऐतिहासिक महत्व खुद समझ सकते हैं। राजा राकाई पिक्टन ने मंदिर का निर्माण करवाया था। दीवारों पर रामायण के प्रसंग की नक्काशी है और साथ ही मंदिर का मूल संस्कृत नाम शिवगृह है। शिव, ब्रह्मा और विष्णु को यह मंदिर समर्पित है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर है और इसके जीर्णोद्धार में अब भारत भी इंडोनेशिया की मदद कर रहा है। जावा में योग्याकर्ता के पास स्थित है ये मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रावनन मंदिर पहुंचे। बता दें कि ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। संजय राजवंश ने मंदिर बनवाया था। राजा राकाई पिक्काटन ने मंदिर का निर्माण करवाया। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और इस दौरान प्रावनन मंदिर में संरक्षण में मदद का ऐलान भारत की ओर से किया गया है। शिव, ब्रह्मा और विष्णु को यह मंदिर समर्पित है और इंडोनेशिया का यह मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। जावा में योग्याकर्ता के पास मंदिर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रावनन मंदिर पहुंचे, जहां बारीकी से एक एक चीज का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। साथ ही मंगलवार को प्रधानमंत्री ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही थी कि भारत अब इस मंदिर के जीर्णोद्धार में, पुनर्निर्माण में इंडोनेशिया का सहयोग करेगा, इंडोनेशिया की मदद करेगा प्रावनन मंदिर के संरक्षण में भारत। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रावनन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का शाश्वत प्रतीक है। और वही अब खबर वाराणसी से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को इसकी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के अभिभावकों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। 1200 रुपए प्रति छात्र दिया जा रहा है और कोई भी बच्चा शिक्षा से ना छूटे, इसका ख्याल रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाइजीन का ख्याल रखना है। देश के कई हिस्सों में यूपी के शिक्षक हैं। मध्य प्रदेश में भी यूपी के शिक्षकों की डिमांड बढ़ती जा रही है। ये दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
निरीक्षण करते हुए नजर आए, बच्चों से बातचीत की और बच्चों की ओर से जो प्रेजेंटेशन रखी गई थी उसके बारे में खुद बच्चों से जाना और समझा कि आखिर क्या प्रस्तुतिकरण लेकर ये तमाम नन्हे मुन्ने बालक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि बच्चों की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि गंदगी की वजह से बच्चे बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और ऐसे में बच्चों को शिक्षा भी देनी है, साथ ही ये भी बताना है कि आचरण कैसा रखना है, अपने आप को कैसे साफ सुथरा रखना है और गंदगी से दूर रहना है। तमाम चीजों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से संबोधन में किया गया। साथ ही शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की डिमांड बढ़ी है। इसके साथ ही आज बड़ी सौगात दी गई है शिक्षकों को, बड़ा स्वास्थ्य लाभ आज से ही मिलेगा शिक्षकों को, इसका शुभारंभ हो चुका है और साथ ही छात्रों के लिए भी बड़ी मदद 1200 रुपए प्रति छात्र दिया जा रहा है आर्थिक सहायता के तौर पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से ना छूटे और उसके पीछे आर्थिक मजबूती के लिए सरकार खड़ी है। और इसी विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक सुनील राजभर जी प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा की मंत्री और पेशे से जो स्वयं शिक्षक रही हैं, ऐसे श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, महापौर श्री अशोक तिवारी जी, माननीय विधायक श्री नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री अवधेश सिंह जी, माननीय विधायक श्री त्रिभुवन राम जी, माननीय विधायक श्री सुनील पटेल जी, विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक श्री पार्थ सारथी सिंह शर्मा जी, सीजीएम एसबीआई समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 404 स्थानों पर आयोजित आज के इस प्रकार के भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए और वही आज 2 दिवसीय चित्रकूट दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज की। डीएम एसपी ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। 2 दिन ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। रामघाट भ्रमण और समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। जनसभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। 2 दिन ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए यातायात व्यवस्था को दोबारा से रीडाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। रामघाट भ्रमण और समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और इस दौरान भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। देखिए, मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय चित्रकूट दौरा है, ऐसे में प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। खुद जाकर व्यवस्थाओं का जायजा आला अधिकारियों की ओर से लिया गया और साथ ही 2 दिन ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यानी नई ट्रैफिक एडवाइजरी के तहत ही आगे यातायात सुचारू होगा। भारी वाहनों की एंट्री पर बहरहाल रोक लगा दी गई है। रामघाट भ्रमण और समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी के अंबेडकर नगर दौरे की तैयारियां तेज हैं। डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया है। हेलीपैड, पार्किंग और सभा स्थल की समीक्षा प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम के दौरे को लेकर आला अधिकारी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री के बैक टू बैक कई कार्यक्रम निर्धारित है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा आला अधिकारियों ने लिया है। सीएम योगी ने
सीएम योगी के अंबेडकर नगर दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए, तमाम चीजों को बारीकी से देखा है, परखा है। हेलीपैड, पार्किंग और सभा स्थल की समीक्षा भी आला अधिकारियों की ओर से की गई। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन और तमाम अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। जिलाधिकारी की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री के एक के बाद एक कई कार्यक्रम निर्धारित हैं और सीएम योगी अंबेडकर नगर भी पहुंचेंगे। अंबेडकर नगर दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। और वहीं चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा बढ़ गया है। अनिल मिश्रा को आरोपी बनाने की तैयारी है। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर नाम जोड़ सकते हैं। अनिल मिश्रा के खिलाफ कई साक्ष्य मिले हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि अनिल मिश्रा के खिलाफ कई सबूत हासिल हुए हैं। चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए, तमाम आरोप लगाए गए हैं। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच आगे बढ़ रही है और अब बताया जा रहा है कि दायरा और बड़ा होगा। अनिल मिश्रा को आरोपी बनाने की तैयारी में है प्रशासन। उसके पीछे कारण है कि अनिल मिश्रा के खिलाफ कई सबूत मिले। सूत्र ये बता रहे हैं एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर नाम जोड़ा जा सकता है आरोपियों की सूची में। आरोप क्या है वो भी आपको बता देते हैं। बताया जा रहा है कि चोरी रोकने के लिए उन्होंने प्रभावी कदम नहीं उठाए। अब आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी, लेकिन बहरहाल इस वक्त का ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जहां अनिल मिश्रा पर गाज गिर सकती है, अनिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर नाम जोड़ा जा सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अनिल मिश्रा के खिलाफ कई सबूत मिले हैं और ये सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि चोरी रोकने के लिए अनिल मिश्रा ने प्रभावी कदम नहीं उठाए। अब इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या अनिल मिश्रा को सब कुछ मालूम था? सवाल ये कि आखिर अगर सब कुछ पता था तो जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए आधिकारिक तौर पर? अभी सभी चीजें जांच का विषय है। हालांकि सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारियां सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी और एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर ही अनिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। अनिल मिश्रा के खिलाफ कई साक्ष्य मिले हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि जांच के दौरान अनिल मिश्रा के खिलाफ कई सबूत पाए गए और अब से कुछ ही देर पहले चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अनिल मिश्रा ने उनका विश्वास तोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी और बैंक के साथ करार कर लिया गया। तो देखिए, लगातार शक की सुई अनिल मिश्रा पर बनी हुई है। हालांकि शक तो शुरुआत से ही है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी की सूची में अनिल मिश्रा का नाम शामिल हो सकता है। आरोप है कि चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम अनिल मिश्रा की ओर से नहीं उठाए गए। अब देखना होगा प्रशासन इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी जानकारी जो सूत्र हमारे बता रहे हैं एक नया मोड़ दे सकती है इस पूरे मामले को। और जांच का दायरा जाहिर तौर पर अब धीरे धीरे और आगे बढ़ता जा रहा है। लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं, राम भक्त भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे, इस पूरे विश्वासघात के पीछे साजिश किसकी थी और साजिश करता कौन था, कौन कौन इसमें शामिल है। ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन की जांच तेजी से आगे बढ़ती हुई जा रही है और जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है कई बड़े खुलासे भी देखने को मिल रहे हैं। अब जो इस पूरे मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर अनिल मिश्रा का नाम जोड़ा जा सकता है। अनिल मिश्रा के खिलाफ कई बड़े सबूत मिले, चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए और चंपत राय का जो बयान है उसमें भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अनिल मिश्रा पर आरोप चंपत राय की ओर से लगाया गया है। तो देखिए, अब प्रशासन क्या कुछ करता है इस पूरे मामले में वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर नाम जोड़ सकते हैं। देखिए, 500 सालों तक जिस राम मंदिर का इंतजार भक्तों ने किया, अचानक से ऐसी खबर सामने आएगी, ऐसी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि जिसने भी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है उस पर कार्रवाई होगी। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रणवीर, अब जांच का दायरा और बढ़ सकता है, अनिल मिश्रा की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं, क्या जानकारी? जिस तरीके से एसआईटी चंपत के बयान के बाद कहीं ना कहीं अनिल मिश्रा
को अब आरोपी बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चंपत राय ने कहा कि जो लेखा जोखा था, जो सारी व्यवस्था थी वो अनिल मिश्रा के पास थी, और पूर्व में जिस तरीके से चली आ रही थी व्यवस्था उसमें अनिल मिश्रा ने बदलाव किया। यानी कि जो गणना करने वाले, जो दान के पैसे की गिनती करने वाले लोग थे, उनको पहले जमीन पर बैठा करके उसकी गणना कराई जाती थी, गिनती कराई जाती थी। अनिल मिश्रा ने उस व्यवस्था को चेंज किया, और व्यवस्था को चेंज करने के बाद में उन्होंने कुर्सी और मेज की वहां पर व्यवस्था की, और कुर्सी मेज पर बैठ करके काउंटिंग शुरू हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो सीसीटीवी फुटेज है, जो सीसीटीवी कैमरे हैं, वो ब्रेक किए गए हैं, वो कई बार कैमरे ब्रेक किए गए हैं। ऐसे में वो व्यवस्था अधिकारी थे, और व्यवस्था अधिकारी होने के बाद अगर इस तरीके से अनियमितता वहां पर शुरू हुई, तो आखिर अनिल मिश्रा जो थे उन्होंने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया। वहीं चंपत राय ने बहुत बड़ा बयान दिया, और उन्होंने पत्र भी जारी किया। उन्होंने कहा कि जब फाइनल रिपोर्ट एसआईटी की आ जाएगा, तब उसके बाद हम कहीं ना कहीं कई बड़े खुलासे करेंगे। यानी कि अब साफ नजर आता चला जा रहा है कि जो कोषाध्यक्ष हैं और उसके बाद चंपत राय है, उन दोनों लोगों की बैठक हुई, और बैठक होने के बाद में कोषाध्यक्ष दिव्या गिरी ने भी साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से जो है अनिल मिश्रा और चंपत राय ने मिलकर के पूरी व्यवस्था देखी, पूरी लेखा जोखा देखा, उसके आधार पर कहीं ना कहीं हमारा कहीं कोई रोल नहीं था। वही जो सनातन प्रेमी है, सनातन धर्म के प्रेमी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कहीं ना कहीं आस्था के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। जिस सनातन धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई है, और कहीं ना कहीं अयोध्या, मथुरा, काशी के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी का पूरा राजनीति, पूरा समीकरण, पूरा ध्रुवी चलता चला रहा है, उसी अयोध्या में इतनी बड़ी कलंक की पटकथा लिखी गई। और ये कहीं ना कहीं जो इसके पटकथा के अंदर जो पात्र हैं, इनको कहीं ना कहीं इनके सजा के अनुसार, इनके कर्म के अनुसार इनको सजा मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि एसआईटी जांच कर रही है, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। किसी भी प्रकार से जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, वो बचने नहीं पाएंगे। हालांकि 8 आरोपियों को तो पहले ही जेल में भेजा जा चुका है, लेकिन एसआईटी अनिल मिश्रा को कहीं ना कहीं आरोप पत्र उनके खिलाफ जारी कर सकती है, उनका नाम उसमें आ सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो एसआईटी ने जांच किया है, एसआईटी ने जांच करने के बाद जिस तरीके से गाड़ी बरामद की, लोगों को बरामद किया, उन्होंने पैसा कहाँ खरीदा, जो बेनामी संपत्ति खरीदी, इन सब का कहीं ना कहीं एसआईटी की जांच रिपोर्ट में उन सबको मेंशन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एसआईटी ने जो पिछले 5 वर्ष हैं, उस 5 वर्ष का पिछले राम मंदिर ट्रस्ट का जो कोर्स है, उसको फिर से री ऑडिट कराने की बात की है। यानी कि जब री ऑडिट होगा तो उसमें साफ तौर पर पता चलेगा कि दान पात्र में जो दान आए, उसका कहाँ दुरुपयोग किया गया, किस हिसाब से उसको खर्च किया गया, और चोरी में किन किन का अहम रोल है। तो ये कहीं ना कहीं जो सनातन प्रेमियों के लिए, सनातन धर्म के लिए एक कलंक लग गया है, उस कलंक को कहीं ना कहीं मिटाने का काम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ करेंगे, क्योंकि एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है, लगातार लोगों का नाम आगे आ रहा है, चाहे जेल में हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, चाहे उनके पदाधिकारी हो, लगातार सबसे पूछताछ हो रही है। और साफ तौर पर दिशा निर्देश है कि दबाव में किसी भी प्रकार से ना तो जांच होगा, ना तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई और जांच दोनों निष्पक्ष और भय मुक्त तरीके से कराया जाएगा। जी बिल्कुल रणवीर, और हालांकि अगर कोई भी दोषी है तो उस पर कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि मिसाल बने, लोगों को याद रहे कि अगर राम भक्तों की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया था तो कार्रवाई भी उतनी ही बड़ी हुई है। रणवीर, लेकिन देखिए इससे पहले चंपत राय पर लगातार आरोप लगते रहे, हालांकि अब पहली बार इतने मुखर तरीके से सामने आया और उन्होंने कहा है कि अनिल मिश्रा ने उनके साथ विश्वासघात किया, लेकिन जिम्मेदारी तो चंपत राय की ही थी। अब तमाम लोग जिन पर ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, सबके कंधे पर अलग अलग जिम्मेदारी थी, लेकिन जो मुख्य भूमिका थी वो तो चंपत राय की ही थी। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी चंपत राय की थी, और उनकी भूमिका को ही चेक किया जा रहा है। लेकिन चंपत राय ने कहा कि जिस प्रकार से हमने अनिल मिश्रा के ऊपर विश्वास किया, उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वहीं कई धर्मगुरु ऐसे हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अयोध्या राम मंदिर के लिए और अयोध्या के लिए जो चंपत राय ने अपनी बलिदान दी है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। कई धर्मगुरुओं ने कहा है कि अगर चंपत राय का नाम निकल करके आता है चंदा चोरी में, तो हम कहीं ना कहीं जो धर्म दंड है उसको तोड़ देंगे। वहीं दूसरी बात, चंपत राय ने साफ तौर पर कहा है कि 1991 से हम लगातार राम मंदिर की, भगवान प्रभु श्री राम की, जब से वो पंडाल में थे तब से हम उसकी सेवा कर रहे हैं, और इस प्रकार का कलंक लेकर के हम वापस
नहीं जाएंगे। इस प्रकार की जो बातें हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी असलियत है, ये तो एसआईटी की जांच होने के बाद पता चलेगी। लेकिन जो हिंदू जनमानस है, जो सनातन प्रेमी है, वो साफ तौर पर कहता है कि जिस प्रकार से जिन्होंने प्रभु श्री राम की चंदा में चोरी की है, सरजू मैया उनको यहीं पर समाहित करेंगी, यहीं पर देखिए गुस्सा लोगों में बना हुआ है और ये होना भी चाहिए क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। हालांकि एसआईटी की जांच रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है, देखना होगा क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में। आप नजर बनाए रखिएगा प्रणवीर, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, जहां बरेली से पुलिस विभाग से जुड़ा एक बड़ा और गंभीर मामला सामने आया है। सिरौली थाने में तैनात दरोगा नरेश बाबू पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि दरोगा ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया, उससे संबंध बनाए और विरोध करने पर झूठी धमकी दी, साथ ही झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप भी लगाया। महिला ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की मांग की है। तो देखिए, महिला की शिकायत के आधार पर दरोगा को सस्पेंड किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप इस महिला ने लगाया है। महिला ने बताया कि दरोगा ने न्याय दिलाने का भरोसा देकर उससे संबंध बनाए और विरोध करने पर धमकी दी और झूठे मुकदमे में फंसाने का भी आरोप लगाया है। अब महिला ने पुलिस अधिकारियों से इस पूरे मामले की शिकायत की है और महिला ने कहा है कि पूरे मामले पर कार्रवाई हो, न्याय की मांग की। और बरेली से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए। आरोपी दरोगा पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। आज दिनांक 7/7/26 को सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रकरण जिसमें एक महिला द्वारा थाना सिरौली पर तैनात उप निरीक्षक नरेश बाबू के खिलाफ शारीरिक शोषण, मारपीट व अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं को संज्ञान में लेते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उप निरीक्षक नरेश बाबू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है व उनके खिलाफ विभागीय जांच आरंभ की गई है। और वहीं चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र में एक युवती का शव गोधना नहर से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती अपनी ननिहाल गई हुई थी। परिजनों के मुताबिक रील बनाने को लेकर मां की डांट के बाद वो घर से निकल गई थी। हालांकि मौत के कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, आधिकारिक निष्कर्ष नहीं निकला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के चंदौली का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ एक बच्ची का शव बरामद होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवती का शव नहर से बरामद हुआ है। जानकारी है कि युवती को उसकी मां ने रील बनाने को लेकर डांटा था, जिसके बाद ही ये युवती घर से बाहर निकल गई थी। हालांकि कैसे युवती की मौत हुई इसको लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ये भी जांच का विषय है कि आखिर युवती के साथ हुआ क्या। अब पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन शव बरामद होने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे ये साफ होगा कि आखिर युवती के साथ क्या हुआ है। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया कुछ भी कहना इस पूरे मामले में असंभव नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि युवती की मां ने उसे डांटा था रील बनाने को लेकर, जिसके बाद गुस्से में ये युवती घर से बाहर निकल गई थी और उसके बाद घर नहीं लौटी। सीधे युवती का शव बरामद हुआ। और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।